Hello, Aman. Hi, Braj. Good evening. आज हम देखेंगे प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज। एक बार मैं वो फाइल अपलोड कर लेता हूँ। Okay, we are good to go. Let's start. Good evening, Om. Good evening. चलो स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने क्या खत्म कर लिया था? कौन सा था लास्ट? रिसीवेबल्स। हाँ, रिसीवेबल्स और बेड डेट और वो सब जो था। आज पेबल्स, प्रोविजंस और कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड असेट्स। ठीक है, सिंपल सा चैप्टर है और ज्यादा कुछ दिया भी नहीं है आपके सिलेबस में। बस इसके थियरीज याद रखनी है आपको। थियरीज यानी कि जो कंडीशंस दी हुई है कि कब रिकॉग्नाइज करना है, कब डिस्क्लोज करना है। ठीक है, दोनों में अलग है कंटीजेंट असेट्स और लायबिलिटीज में। देखते हैं डिटेल में। चलो, कैटेगराइजेशन नॉन करंट, करंट तो हमें बताइए। मोर देन 12, विद इन 12। It is important to consider the timing of a settlement of a liability so that you can ensure you allocate it to the correct category. हाँ, तो भी हम उसको नॉन करंट या करंट में क्लासिफाई कर पाएंगे। ओके, टिपिकली ट्रेड पेएबल्स और गुड्स एंड सर्विसेज, ओडीज, अक्रूवल्स आर करंट लायबिलिटी। ये हमने आगे भी हमारे बेसिक चैप्टर्स में डिस्कस किया था। क्यों पता है, हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करते थे। 12 मंथ तो है वो हमारा सेकंड है। प्राइमरी हमारा क्या रहता है? ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, ये ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेएबल्स, इवन इफ दे आर मोर देन टेकिंग मोर देन 12 मंथ्स, हमारा बेसिक क्या था? फर्स्ट कंडीशन कि ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर जो जो पैसा घूमता है, जो कैश फ्लो होता है ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, वो सारा करंट मानेंगे हम। ठीक है, तो जनरली उन्होंने क्या बोल दिया कि क्या बोला? ट्रेड पेबल्स, ओवरड्राफ्ट्स, एक्रूवल्स, इनको जनरली हम करंट लायबिलिटी मानेंगे। ठीक है, और लोन्स यानी हो गया वो 5 ईयर 10 ईयर का जो भी लोन चल रहा है आपका बैंक के साथ, तो वो तो हो गया नॉन करंट। ये वाला डेफिनेशन आपको याद रखना है। लायबिलिटी को क्या डिफाइन किया? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ये सारे वर्ड्स है ना इंपॉर्टेंट। अभी आपको क्या लगेगा पढ़ के कि हाँ ऐसा ही होता है, हम जानते हैं, लेकिन ये चैप्टर के जब एमसीक्यूज आप देखोगे या फिर क्वेश्चंस देखोगे, तो वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस के अंदर आपका आंसर चेंज हो जाएगा। पॉसिबल, प्रोबेबल। ठीक है, तो बेसिकली इसने क्या बोला? फर्स्ट वर्ड क्या यूज किया? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। देखा, दोनों का इंपॉर्टेंस है। प्रेजेंट यानी कि टाइम बता रहा है कि अभी अभी हमारा एप्लीकेशन है, अभी प्रेजेंट टाइम। और ऑब्लिगेशन यानी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें पे करना पड़ेगा। ठीक है, हमें करना पड़ेगा, हमारा ऑब्लिगेशन है। ठीक है, तो क्या है? प्रेजेंट यानी कि आज। कई बार क्या होता है कि लेट से हमारा क्या होता है कि भाई डैमेजेस अगर हमसे हो गया तो हमें उसको कॉम्पनसेट करना है। ठीक है, तो जो डैमेजेस हो गए और हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि कॉम्पनसेट करना है, तो वो क्या हो जाता है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। फिर हम क्या करते हैं? क्या ऑन एन एवरेज हम 1-2% मटेरियल डैमेज कर ही देते हैं, तो क्या करते हैं? चलो उसका भी कर देते हैं प्रोविजन, तो नहीं, वो लायबिलिटी नहीं होगा। क्यों? क्या वर्ड है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, यानी कि अभी अभी, आज का, आज के दिन में वो आपका ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। फिर देखो आगे कीवर्ड क्या है? इस ऑब्लिगेशन की वजह से क्या करना पड़ेगा हमें? टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स।
ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक, नॉन फाइनेंशियल नहीं, ये फाइनेंशियल रिसोर्स आपका जाने वाला है आपके हाथ से, ठीक है। सो वो हो गया ट्रांसफर एंड इकोनॉमिक रिसोर्स। और ये सब क्या, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, अभी आज का ऑब्लिगेशन क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्स, यानी कि कैश फ्लो जा सकता है, या फिर आपका असेट कम हो सकता है, या फिर पेबल बढ़ सकता है, वट एवर रीजन, लेकिन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स होने वाला है, ऑब्लिगेशन आज का है। और ये सब का रीजन क्या है, तो क्या बोला, रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स, यानी कि हमारे एक्शंस जो पास्ट में है उसकी वजह से आज हमारा ऑब्लिगेशन है, ठीक है। रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, और ऑब्लिगेशन से क्या होने वाला है, ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स, ठीक है। तो ये हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए, वर्ड टू वर्ड पता होना चाहिए, ताकि वैसे सिंपल ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर और रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स। IAS 37, यहाँ पे हमारा प्रोविजंस वाले में कौन सा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अप्लाई होने वाला है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37, प्रोविजंस, कंटीजेंट लायबिलिटीज, कंटीजेंट असेट्स, और क्या बोला, लीगल एंड कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। तो उसने क्या बोला, ये जो ऑब्लिगेशन है ना, इसमें दोनों आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, अभी मैंने क्या वर्ड यूज किया कि हमें पे करना ही पड़ेगा, हमें क्या बोला मैंने, पे करना ही पड़ेगा। तो ये जो ऑब्लिगेशन है वो दो टाइप के हो सकते हैं। लीगल, तो ये तो आपने कोई एग्रीमेंट जो किया था लीगली कि भाई अगर ऐसा ऐसा होगा तो मैं इस तरह से कॉम्पेंसेट करूंगा, तो आपके पास कोई चॉइस है नहीं, आप अगर नहीं पे करोगे तो सामने वाला केस करेगा, और फिर कोर्ट ऑफ लॉ में आपको ऑर्डर दिया जाएगा कि भाई आपने अगर एग्रीमेंट किया था तो आप लीगली बाइंडिंग है, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हो गया लीगल। और दूसरा क्या है, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव यानी क्या, कि माहौल ऐसा है, सर माहौल, हाँ, तो कोई ट्रेड प्रैक्टिस ऐसी है, कोई इंडस्ट्री में ऐसा है कि आप अगर चीज ले जाओ रिटर्न तो वो लोग रिटर्न कर ही देते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। तो वो इंडस्ट्री में किसी ने बोर्ड नहीं मारा है कि मैं आपकी चीजें रिटर्न ले लूंगा, ठीक है। बट वो इंडस्ट्री में अगर हर एक ट्रेडर आप जाओ और ऐसा बोलो कि ये प्रोडक्ट डिफेक्टिव है और बदल के दे देता है, तो क्या हो गया, एक सोसाइटी में माइंडसेट बन जाता है कि ये चीज हमको वापस कर सकते हैं, हम रिटर्न कर सकते हैं। देखो उसने क्यों बनाया होता है ऐसा, गुडविल बनाने के लिए, कस्टमर रिटेन करने के लिए। बट वो सब तो ठीक है, लेकिन हुआ तो उसका एक्सपेंस ना, क्योंकि उसको नई चीज आपको देनी पड़ेगी, यानी कि एक के प्राइस में दो हो गया, ठीक है। सर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कंस्ट्रक्टिव पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि ट्रेड प्रैक्टिस ऐसा चल रहा है, या फिर मार्केट में माहौल ऐसा है, या फिर पॉलिसीज ऐसी है कि पीपल एक्सपेक्ट कि ऐसा तो होगा ही, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, ठीक है। अगर आप कोई कंपनी है जो 5 साल से काम कर रही है और हमारा मोटो ये है कि अगर कोई भी कंप्लेन करता है ना हमारी प्रोडक्ट में तो हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं पे भी हम ऐसा एग्रीमेंट नहीं करते सेल के वक्त, कहीं पे हम एड में भी ऐसा लिखते नहीं है, लेकिन हमारा सिस्टम है, कोई बोलता है कि भाई नहीं है, नहीं बरोबर, तो हम जाके प्रोडक्ट ही रिप्लेस कर देते, नहीं दे देते, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। लोगों के माइंड में ऐसा होता है कि भाई ये XYZ कंपनी से लोगे और अगर आपकी प्रोडक्ट सही नहीं है ना तो वो रिप्लेस कर देंगे। तो हमारी यही गुडविल को मेंटेन करने, और क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, इसको भी हम रिकॉग्नाइज करेंगे। हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि IAS 37 ने क्या बोला, ये जो डेफिनेशन है लायबिलिटी का, इसमें जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में जो ऑब्लिगेशन है, इट विल कवर बोथ लीगल एंड कंस्ट्रक्टिव। गॉट इट। यही पब्लिश्ड पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, वैलिड एक्सपेक्टेशन, एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन हो जाता है कस्टमर के माइंड के भी ऐसा तो होगा हमारे साथ ही, ठीक है। तो फिर हमारा ऑब्लिगेशन हो जाता है। A good example of a constructive obligation is a retail store which allows to return unwanted goods, ठीक है। रॉन्ग साइज, रॉन्ग कलर, ठीक है। आपने अगर किसी रॉन्ग साइज का ले लिया है, ये क्या बोल रहा है, अनवांटेड, ये जो एग्जांपल दे रहे हो क्या है, रॉन्ग साइज, यानी कि आप शॉपिंग करने गए और आपने साइज ले लिया, ठीक है 42, लेकिन घर पे जाके देखा तो ये शर्ट नहीं हो रहा है, आपको 44 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप वापस गए और 44 ले लोगे, ठीक है। अगर कोई रिटेल स्टोर का ट्रेड प्रैक्टिस ऐसा है कि अगर आपको कोई फिट नहीं आता या फिर आपको घर पे जाके कलर पसंद नहीं आता, लेकिन चीज अच्छी की अच्छी है, ठीक है, तो वापस रिटर्न ले लेता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि लोगों की माइंड में एक माइंडसेट सेट हो जाता है, क्यों, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि हम ले जाएंगे तो वो वापस ले लेगा। सर क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, अगर वो बोल दे कि मैं नहीं करूंगा तो, हाँ तो नहीं करना है तो ऐसा तो नहीं होता है, वो अगर अड़ जाएगा वो अपनी बात पे तो कोई लीगली तो फोर्स नहीं कर सकता है। लेकिन जनरली ये सब मार्केट की, ये सब प्रैक्टिस की वजह क्या होती है पता है,
हम क्यों उसको रिप्लेस करने दे रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा गुडविल अच्छा रहे, ठीक है। हम ऐसा मार्केट में माहौल बनाना चाहते हैं कि भाई आप बदल दोगे तो हम बदल देंगे, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, ये जो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होता है वो जनरली कंपनी ऑब्लाइज करती है, ठीक है। हमारा क्या लेना देना, हमें कोई लेना देना नहीं। हमें IAS 37 में बोथ लीगल और कंस्ट्रक्टिव दोनों में से कोई भी ऑब्लिगेशन है तो हम उसको डेफिनेशन में बाकी कंडीशंस देखेंगे और उस हिसाब से डील करेंगे, ठीक है। ऑब्लिगेशन इंक्लूड्स बोथ लीगल एंड कंस्ट्रक्टिव। कैश एंड क्रेडिट परचेसेस। इफ अ परचेस इज फॉर कैश द बिजनेस पेस ऑब्वियसली। तो एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस डेबिट हो गया और क्रेडिट कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इफ द परचेस वाज मेड ऑन क्रेडिट टर्म्स तो क्या होगा, तो वो तभी पेमेंट नहीं करेगा, जो भी उसका नॉर्मल क्रेडिट है 30-60 डेज उसके बाद पेमेंट होगा। Under the accruals concept, the purchase is recorded in the ledger's account. The purchase is recorded in the ledger's account. When the expense incurred, क्या करते हैं हम accrual में कि जब भी हम expense incur कर देते हैं तभी बुक कर लेते हैं, ठीक है। पैसा शायद बाद में आ सकता है, तो that is usually the point at which service, यानी जब सर्विस या गुड्स हमने दिए ना तब हम बुक कर लेते हैं, ठीक है। और लेकिन as the name suggests कि अगर वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो पैसा कब आएगा, फ्यूचर। So therefore, when purchases are made on credit, the cost is recorded with a corresponding liability that represents the obligation to pay. This liability is referred as payable. यानी कि अगर हमने कोई क्रेडिट परचेस किया है तो एक लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी हमारी, क्यों, क्योंकि हमने परचेस डेबिट करके क्रेडिट क्या किया होगा, पेबल्स को। तो वही वो समझा रहा है, परचेस टू पेबल्स। और जब एक्चुअली पे करते हो तो ये जो क्रेडिट बैलेंस है उसको गायब कर देना चाहिए बुक्स में, उसका कोई जरूरत है नहीं, तो उसको डेबिट कर दिया और पैसा गया यानी क्रेडिट कैश। तो ये खत्म हो गया आपका, क्या था ये, कैश एंड क्रेडिट परचेस। उसके बाद उसने दिया है प्रोविजन। व्हाट इज इट डिफाइंड, उसने क्या बोला, लायबिलिटी। और लायबिलिटी क्या है, आगे हमने पढ़ा था ना, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन which will result in transfer of economic resources as a result of past event। क्या, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, इकोनॉमिक रिसोर्स का ट्रांसफर होगा एंड इट इज एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। तो ये क्या बोल रहा है, प्रोविजन इज ए लायबिलिटी। यानी कि प्रोविजन के लिए वो तीन कंडीशन तो सेटिस्फाई करना मैंडेटरी है। उसके आगे एडिशनल क्या बोला, अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। यानी ये पता है कि लायबिलिटी तो हमें पे करनी पड़ेगी, ठीक है। हमारा ऑब्लिगेशन तो आज ही हो गया है, कंस्ट्रक्टिव हो या लीगल, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता है कि भाई लेट्स से 10 लाख देना पड़ेगा या 9 लाख देना पड़ेगा, 6 महीने में देना पड़ेगा या 8 महीने में देना पड़ेगा। गॉट इट। तो क्या बोल रहा है, लायबिलिटी का डेफिनेशन हमें पता है, उसके आगे उसने क्या ऐड किया, अनसर्टेन और सर्टेन। क्या है, प्रोविजन हम क्यों क्रिएट करते हैं, अगर हमें एक्जैक्टली पता है कि भाई 10 लाख देने हैं तो हम पेएबल्स ही खड़ा कर देंगे ना, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोविजन, कि वी नो कि भाई एक्सपेंस होने वाला है, हमें पैसे देने पड़ेंगे, बट वी डोंट नो कि एग्जैक्टली कितने, ठीक है। तो तब हम कुछ रीजनेबल एस्टिमेट करके जो हमारे बैलेंस शीट में दिखाते हैं हमारा लायबिलिटी, उसे क्या बोलते हैं, प्रोविजंस। तो इसने क्या बोला, लायबिलिटी ऑफ, इसमें अनसर्टेनिटी रहेगी, प्रोविजन में क्या रहेगा, अनसर्टेनिटी किसकी, या तो टाइमिंग की या कि अमाउंट की या दोनों की, ठीक है। गॉट इट। बेस्ट एग्जांपल है लीगल एक्शन, ठीक है। तो पता नहीं होता है कि डैमेज इसमें क्या शूट मिलेगा, लेकिन हमें आइडिया होता है कि हम क्या केस जीतेंगे या हारेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग का प्रोविजन, ऑब्वियसली जब हम प्रोविजन मान रहे हैं यानी क्या हो गया, एक हम एक्सपेंस बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या करते हैं हम, डेबिट जो भी एक्सपेंस हो और उसका प्रोविजन। हमारे बुक्स में आप देखो तो जनरली आप अगर किसी की भी बैलेंस शीट देखोगे ना तो उसमें ऑडिट प्रोविजन होगा, क्योंकि जनरली क्या होता है, वो ऑडिट कब होता है, साल खत्म हो जाने के बाद, ठीक है, टैक्स ऑडिट की बात करते हैं। लेकिन अगर आपका टर्नओवर ऑलरेडी हो गया है जिसकी वजह से आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, तो आपको ईयर एंड में पता होता है कि हमारा ये खर्चा होने वाला है, ठीक है। तो आप स्टैंडर्ड किसी भी बैलेंस शीट में देखोगे तो आपको ऑडिट प्रोविजन दिखेगा ही। उसका रीजन इतना है, यानी बड़ी कंपनीज के, ठीक है, जिसको ऑडिट एप्लीकेबल होता है। क्यों, क्योंकि देखो ऑडिट कब करेंगे हम, टैक्स ऑडिट या कंपनी ऑडिट की बात चल रही है, वो इंटरिम और इंटरनल तो चलता रहता है पूरे साल, कॉन्करेंट हो गया।
लेकिन ये टैक्स ऑडिट और कंपनी ऑडिट की बात है, तो उसको पता है कि फाइनेंशियल ईयर के बाद हम ऑडिट करने वाले हैं। लेकिन अगर हमारे लिए ऑडिट एप्लीकेबल है, यानी हमें किसी चार्टर से या जो भी सर्टिफाइड अकाउंटेंट है उससे करवाना पड़ेगा ऑडिट, यानी कि हमारा पैसा जाएगा। तो उसी वजह से आप देखोगे कि ये कॉमन एंट्री है हर एक अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी के में आपको दिखेगा कि भाई ऑडिट एक्सपेंस डेबिट टू ऑडिट प्रोविजन। क्या बता रहा हूं मैं? कुछ नहीं, बस एंट्री बता रहा हूं, ठीक है। ये रही आपका फॉर्मेट, डेबिट एक्सपेंसेस क्रेडिट प्रोविजन। तो देखो प्रोविजन में उसने क्या बोला, आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा कि ये करंट है या नॉन करंट है, ठीक है। कैसे क्लासिफाई करोगे? बोलो, प्रोविजन को क्या बोलोगे, करंट बोले या नॉन करंट? ऐसा नहीं होता सर, हम सिचुएशन के हिसाब से उसको क्लासिफाई करेंगे। लेट्स से अगर पेमेंट 6 मंथ में करना है तो वो हो जाएगा करंट लायबिलिटी। अगर 14 मंथ्स में करना है और हमारा ऑपरेटिंग साइकिल उससे कम है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोविजन दोनों हो सकता है। अगर वो बोल रहा है कि नीड टू बी क्लासिफाइड, यानी कोई ऐसा रूल नहीं है कि प्रोविजन हमेशा करंट लायबिलिटी होता है या फिर नॉन करंट। गॉट इट? प्रोविजन कैन बी बोथ, either it can be current or it can be non current liability, which it will depend on the situation. Okay, criteria for recognizing a provision. A provision shall be recognized when an entity has a present obligation. देखो हमने क्लियर कवर कर लिया था, लीगल और कंस्ट्रक्टिव यानी दोनों। क्यों? रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो इंक्लूड करता है बोथ लीगल एंड कंस्ट्रक्टिव, प्लस रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स, or probable that outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation। यानी कि outflow of economics resources होने वाला है अगर हमें ये obligation settle करना है, ठीक है। तो बहुत बार रिपीट हो गई ये डेफिनेशन, अब याद ही हो गई। प्रोविजन वो हमने आगे पढ़ा था, वो क्या था फ्रेंड्स? वो लायबिलिटी का डेफिनेशन था। तो यहाँ तक जो है वो लायबिलिटी का डेफिनेशन है, ठीक है। अभी देखो प्रोविजन में एक एडिशनल आ गया। क्या हुआ? प्रोविजन में एक एडिशनल आ गया। क्या बोला उसने? रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड। सी हमें पता है प्रोविजन में क्या रहेगा, अनसर्टेनिटी रहेगी, एकदम एग्जैक्ट नहीं पता। लेकिन एक एस्टिमेट जो हमने बना है वो कैसा होना चाहिए? रिलायबल। यानी कि एक रिलायबल एस्टिमेट हम बना पाने चाहिए कि लेट्स से 5 लाख, लेट्स से 5.5 लाख, एक फिगर को हम पहुंच रहे हैं और उसको जो पहुंचने के लिए एस्टिमेट या फिर जो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला यूज कर रहे हो या फिर आपने जो भी बेसिस लिए आपके जजमेंट के, वो कैसा होना चाहिए? रिलायबल। ऐसे ही नहीं कि भाई मन हुआ तो चलो 10 लाख का प्रोविजन बना देते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं। तो पहले दो दो कंडीशंस थी, 3 कंडीशंस, वो तो ऑलरेडी हमने कवर की हुई थी लायबिलिटीज में। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन कवर्स बोथ लीगल एंड कंस्ट्रक्टिव। रिजल्ट ऑफ अ पास्ट इवेंट which will require an outflow of resources embodying economic benefits. Got it? क्यों? To settle the obligation। और उसमें एक ऐड कर दिया हमने कि भाई ये जो भी स्टोरी चल रही है इसका एंड जो कंक्लूजन में जो अमाउंट आने वाला है प्रोविजन का, वो रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? रिलायबल एस्टिमेट। फर्स्ट इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। The criteria referred to above mean that a provision can only be recorded in an accounting period if recognition of a liability has been triggered at the year end. For example, Smith Company's year end is 31st December 2017. In November 2017, Smith Company ने क्या किया? Dismissed an employee, एक employee को निकाल दिया। February 2018 में ये दूसरा ये क्या है? ये कस्टमर की बात हो रही है। 2018 में क्या हुआ? एक कस्टमर स्लिप होके गिर गया, ठीक है, और उसका आर्म ब्रोक हो गया, आर्म ब्रेक हो गया। कहाँ हुआ? हमारी प्रीमाइसिस में, स्मिथ कंपनीज की प्रीमाइसिस में एक कस्टमर स्लिप हो गई और उसका आर्म गया। और मार्च 18 में क्या हुआ? एम्प्लॉय जिसको हमने निकाल दिया था और ये इंजर्ड कस्टमर, दोनों ने हम पे केस कर दिया, ठीक है, जो भी उनको इंजरीज हुई उसके लिए। इंजरीज मतलब ऐसा फिजिकली जो नहीं होता है, व्हेन यू यूज इंजरीज इन आवर वर्ल्ड, राइट, तो क्या हो जाता है? दोनों हो जाता है, फाइनेंशियल आ जाएगा, मेंटल इंजरीज,
जो भी आपको हार्म हुआ वो सबको हम क्या गिनेंगे, इंजरीज, ठीक है। तो स्मिथ कंपनीज के प्रीमाइसेस की वजह से जो इंजरीज आया वो यहाँ पे तो उसने क्लियरली दिखा है कि फॉर्मर को अनफेयर डिसमिसल और लेटर फॉर कंपेंसेशन फॉर इंजरीज। लेकिन जनरली आप लीगल टर्म में देखोगे ना, तो इंजरीज का मतलब ये होता है कि उनको जो हमसे दुख हुआ, मेंटल हो गया, फिजिकल हो गया, एवरी टाइम इट्स नॉट नेसेसरी कि इंजरी यानी वो फिजिकल आपका ब्लड निकल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली उसको हमसे जो भी तकलीफ है, ठीक है, हमने उसको जो इंजर किया उसका, और अनफेयर डिसमिसल, ये दोनों ने हम पे केस कर दिया। अब ये बोल रहा है कि 31/17 को क्या करें हम? क्या बोल रहा है वो कि सर 31 को क्या करें? तो सबसे पहले हमारा ईयर एंड क्या है, 31 दिसंबर 2017। एम्प्लॉय को कब निकाला था हमने? सर वो तो हमने ईयर एंड से पहले निकाल दिया, राइट। एम्प्लॉय को कब निकाला? ईयर एंड से पहले। और कस्टमर कब गिरी? हमारे ईयर एंड के बाद। देखो वो स्लिप कब हुई है, फरवरी 2018 में। और दोनों ने केस कब किया? मार्च 2018। केस तो उन्होंने दोनों ने ही हमारे पीरियड के बाद किया है, लेकिन जो कंपनी के बंदे जो को हमने जो निकाला था वो हमारे अकाउंटिंग पीरियड के अंदर था, और जो कस्टमर गिरी है वो हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड हो गया उसके बाद गिरी है, ठीक है। इलस्ट्रेशन है इसलिए सॉल्यूशंस आपको दिए हुए हैं पीछे। देयर इज अ पोटेंशियल ऑब्लिगेशन। क्या वर्ड यूज किया है? पोटेंशियल। एट द ईयर एंड ऑफ एम्प्लॉय क्लेमिंग, ठीक है। एम्प्लॉय क्लेमिंग का पोटेंशियल ऑब्लिगेशन है हमारे पास। क्यों? क्योंकि ट्रिगरिंग, जो ये इवेंट को जिसने ट्रिगर किया वो इवेंट कब इनकर हुई थी? नवंबर 17 में, जो हमारे ईयर एंड से पहले है, which is before the year end. There is no obligation to injured customer at 31st. क्यों सर, ऐसा क्यों? कस्टमर को क्यों नहीं? एम्प्लॉय तो करेंगे ऐसा? नहीं नहीं फ्रेंड्स, कस्टमर तो गिरी फरवरी में है ना। हमको 31 दिसंबर पे क्या पता वो आके गिरने वाली है हमारे प्रीमाइसेस में, ठीक है। तो 31 दिसंबर को तो हमारा कोई ऑब्लिगेशन बनता ही नहीं है कस्टमर के रिलेशन में, राइट। क्योंकि ऐसा कोई इवेंट हुआ ही नहीं है। पता है ना हमारा डेफिनेशन क्या था? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। तो अभी तो इवेंट फ्यूचर इवेंट है हमारे लिए, ठीक है। 31 दिसंबर को तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो कस्टमर के, ये जो कस्टमर वाला केस है उसमें तो हमारा कोई रेलेवेंस ही नहीं है, ठीक है। ऑब्लिगेशन है ही नहीं उस तारीख। So any financial consequences resulting from a claim made by the customer will be reflected कब? 31 दिसंबर 18 वाला जो फाइनेंशियल आएगा उसमें हम उसको डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। ऑब्लिगेशन क्या बोला? Student obligation be recognized as 31st December for either of these lawsuits. लीगल ऑब्लिगेशन कैसे आता है? कॉन्ट्रैक्ट किया हो तो आ सकता है, लेजिस्लेशन की वजह से आता है, ऑपरेशन ऑफ लॉ। बेसिकली आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है तो फिर आपको करना ही पड़ेगा। लेजिस्लेशन यानी कोई एक्ट या फिर कोई रूल्स आपके एरिया में ऐसा है, और अदर ऑपरेशन ऑफ लॉ, किसी और लॉ में कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो हमें फॉलो करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टिव यानी बेसिकली लीगल इज रिलेटेड टू लॉ, कि लॉ की वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। और एक और इंक्लूड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। भाई आपने ही ऐसा एग्रीमेंट कर लिया है कि मैं ये नहीं करूंगा तो आप मुझको ऐसा चार्जेस कर देना, ऐसे डैमेजेस ले लेना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हमने जब से ऑर्डर लेते वक्त किया हुआ एग्रीमेंट कि भाई जो भी पार्टी अपना एंड से नहीं कर पाएगी उसको ये पेनल्टी होगी, तो वो क्या हो जाता है? लीगल ऑब्लिगेशन हो जाता है। उसके बाद क्या है? कंस्ट्रक्टिव, एज द नेम सजेस्ट। हमने कोई भी एक्सप्लिसिट ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन फिर भी वो हमारा ऑब्लिगेशन। क्यों? एस्टेब्लिश पैटर्न ऑफ पास्ट प्रैक्टिस, पास्ट में हम ऐसा ही कर रहे हैं, ठीक है। या फिर पब्लिश किया पॉलिसी। देखो पॉलिसी को पब्लिश करने से भी हमारा वो ऑब्लिगेशन नहीं हो जाता है, लेकिन ठीक है कि कहीं पे हमने किसी इनफॉर्मल वे से पब्लिश किया हुआ है कि हम ऐसा करेंगे, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? एक तो एस्टैब्लिश्ड पैटर्न है, ठीक है भाई, ऐसा ही होता है। व्हाट डज एस्टैब्लिश्ड पैटर्न के? कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, ठीक है। दैट इज व्हाट एस्टैब्लिश्ड पैटर्न मींस। तो जब हम ऐसा बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, तो वो क्या हो जाता है कि हमें एक वैलिड एक्सपेक्टेशन होता है कि ऐसा होगा। गॉट इट? क्या समझाया? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। और ऊपर लीगल वाला तो क्लियर है, एनीथिंग व्हिच इज कैन बी फोर्स्ड बाय लॉ और व्हिच हैज टू बी डन बिकॉज ऑफ लेजिस्लेशन, और
हमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके कोई टर्म्स हमने ऐसे एग्री कर लिए कि भाई अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसे पेनल्टी भरूंगा, तो फिर तो फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो अब कुछ काम का आया, कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट असेट्स। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी इज डिफाइंड एज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन। क्या वर्ड है? पॉसिबल एप्लीकेशन। लायबिलिटी का डेफिनेशन क्या था? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। गॉट इट? अभी क्या पढ़ रहे हैं हम? कंटिंजेंट लायबिलिटी। उसने क्या बोला? पॉसिबल एप्लीकेशन। कैसे? पास्ट इवेंट। चलो ये तो सेम है, लेकिन देखो इसका एग्जिस्टेंस, यानी कि ये लायबिलिटी एक्चुअल में लायबिलिटी है या नहीं, ये लायबिलिटी एक्चुअली लायबिलिटी है या नहीं, whose existence क्या? confirmed only by occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events। यानी कि ये एक्चुअली में लायबिलिटी है या नहीं वो कंफर्म कब होगा? तो दो सिचुएशन में, अकरेंस और नॉन अकरेंस। किसका? वन और मोर इवेंट्स, लेकिन वो भी क्या है? अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। ठीक है, यानी कि हमें पैसा देना पड़ेगा या नहीं ये कोई फ्यूचर में कोई चीज होने या ना होने से, ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस से पता चलेगा। और ये जो होने और ना होने की बात हो रही है वो क्या हो? तो वो वन और मोर इवेंट्स हो सकता है जिसका फ्यूचर इवेंट है, अनसर्टेनिटी है कि होगा या नहीं। और वो अनसर्टेन को डिफाइन कैसे किया उन्होंने? नॉट होनली विद इन द कंट्रोल ऑफ एंटिटी। क्योंकि अगर कोई भी चीज हमारे कंट्रोल में है तो वो तो अनसर्टेन कैसे हुई? अगर मैंने बोला कि भाई ये ये चीज होगी, ठीक है, कि भाई इंडिया मैच जीतेगा तो मैं आपको $1 लाख दे दूंगा, ठीक है। और अभी अगर इंडिया का विन मेरे हाथ में है, ठीक है, तो वो अनसर्टेन इवेंट कैसे हुआ? लेकिन आई कैन नॉट कंट्रोल व्हाट इंडिया विल प्ले, ठीक है, बैटिंग हो गया, लेकिन जस्ट एन एग्जांपल है। बेसिकली क्या है कि एंटिटी का कंट्रोल हो जिस पे, उसको तो अनसर्टेन हम बोल ही नहीं सकते। अगर मैं बोलता हूँ कि एबीसी कंपनी का शेयर प्राइस 5 महीने के बाद अगर ऊपर जाएगा तो मैं आपको ये पे कर दूंगा, ठीक है, अगर हमने ऐसा एग्रीमेंट किया। अभी एबीसी कंपनी का 100% शेयर ऑनर मैं हूं और मैं ही उसको मैनिपुलेट कर सकता हूं, तो वो क्या हो गया? कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारे कंट्रोल के बाहर की इवेंट है ही नहीं, तो वो अनसर्टेनिटी में फॉल ही नहीं होगा। तो बेसिकली डेफिनेशन क्या है पूरा पूरा फिर से रिकलेक्ट करते हैं। पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट्स। देखो वर्ड क्या है? पॉसिबल, क्योंकि वी आर नॉट श्योर। हमने क्यों वर्ड यूज नहीं किया प्रेजेंट? क्योंकि हम श्योर नहीं है, ठीक है। अगर श्योर होते तो वो लायबिलिटी हो जाता ना। ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है, तो क्या है वर्ड? पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट्स। कंफर्म क्या होगा? कंफर्म कब होगा? कंफर्म कब होगा कि हमें पैसे देने या नहीं? तो occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events which are not wholly within the control of entity। यानी कि वो uncertain future events पे डिपेंड कर रहा है जो हमारे हाथों में नहीं है उसका आउटकम। ठीक है, वो तो हो गया पॉसिबल ऑब्लिगेशन कि भाई हो सकता है शायद हमारा ऑब्लिगेशन बने। ठीक है, अभी दूसरा जो उसने बी पार्ट दिया है वो क्या बोल रहा है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। यानी कि पॉसिबल ऑब्लिगेशन में तो हमें कंटिंजेंट लायबिलिटी कब करना है वो तो उसने बता दिया। अभी ये बोल रहा है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में भी एक केस आएगा। चलो देख लेते हैं। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजेस फ्रॉम पास्ट बट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। क्या बोल रहा है ये? रिकॉग्नाइज नहीं करते। रिकॉग्नाइज यानी क्या होता है? जो हम P&L में चार्ज कर देते हैं ना, बुक्स ऑफ अकाउंट में हम नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं, बेसिकली वो ये बोल रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारा जब लायबिलिटी हो जाता है तो क्या करते हैं हम? एक्सपेंस डेबिट टू पेएबल या प्रोविजन या लायबिलिटी जो भी होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन। रिकॉग्नाइजिंग इन द बुक्स। ठीक है, बोल रहा है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पर रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। क्यों? तो नॉट प्रोबेबल ये आउटफ्लो करना पड़ेगा टू सेटल द ऑब्लिगेशन, और अमाउंट कैन नॉट बी मेजर्ड विद सफिशिएंट रिलायबिलिटी। आगे हमने पढ़ा था ना,
वो क्या था, प्रोविजन का डेफिनेशन था, उसमें भी क्या जरूरी था कि रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि पहले तो उसने ये बोला कि जो पॉसिबल ऑब्लिगेशन होते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें आप वर्डिंग्स देखोगे ना तो क्या होता है, 3 लेयर्स है। एक है रिमोट पॉसिबिलिटी, ठीक है, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, बट रिमोट का बहुत चांसेस वीक है, स्लीक है, ठीक है, कि ऐसा होने का, तो उसे क्या बोलते हैं, रिमोट। कि भाई 5% चांस होते हैं, ऐसा जस्ट ऐसे फिगर दे रहा हूँ, बट रिमोट पॉसिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, पॉसिबल है, ये हो सकता है, काइंड ऑफ 50-50 हो गया क्या, इट इज पॉसिबल है। आपको कोई बोलता है कि क्या भाई आप आज के दिन में 5 चैप्टर खत्म कर सकते हो, और आपने क्या बोला, पॉसिबल। तो पॉसिबल आपने बोला, उसका मतलब क्या है, कर तो सकते हैं लेकिन होगा या नहीं वो पता नहीं, लेकिन 50-50 है, ठीक है, इट्स पॉसिबल। फिर उसके आगे जो आता है वो प्रोबेबल। जब आप बोलते हो कि प्रोबेबली आज मैं 5 चैप्टर कर दूंगा, यानी क्या है, 50-50 केस नहीं है, थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, 75 हो सकता है, 80 हो सकता है, लेकिन 50-50 केस नहीं है। इसमें वो एक्शन होने के चांसेस ना होने से ज्यादा है, ठीक है, जो भी आपने प्रोमिस किया है उसका होने की चांसेस नहीं होने से ज्यादा होते हैं। हम कब यूज करते हैं वर्ड कि मोस्ट प्रोबेबली आज कर दूंगा, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वी आर ऑलमोस्ट श्योर कि आज हो जाना चाहिए ये काम, ठीक है। तो यानी कि क्या लेवल ऐसे बढ़ रहा है आपका, देखा आपने, रिमोट, पॉसिबल, प्रोबेबल, और उसके बाद में फाइनल आएगा वर्चुअली सर्टेन। इट्स लाइक 99.99999, लेकिन ऑलमोस्ट 100%, गॉट इट, क्या बोला, वर्चुअली सर्टेन। तो आपके ये चैप्टर में ये 4 स्टेज रहेंगे, रिमोट, पॉसिबल, प्रोबेबल, वर्चुअल, इस तरह से फ्लो रहेगा। ये परसेंटेज कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बट बस मैंने आपको एग्जांपल के लिए या बेस बनाने के लिए लिखे, ठीक है, कि 50-50 जैसा है तो पॉसिबल है, प्रोबेबल यानी कि हम जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो होने के चांसेस ना होने से ज्यादा है, ठीक है। एंड लास्ट क्या है, वर्चुअली सर्टेन, यानी ऑलमोस्ट सर्टेन है हम कि ऐसा ही होगा, उसे क्या बोलते हैं, 99.9 या 100% वाली बात होगी, ठीक है। तो ये हम क्या पढ़ रहे थे, प्रेजेंट, प्रोबेबल और ये सब कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे। तो पहले देखो, कंटीजेंट लायबिलिटी को डिफाइन किया, उसमें उसने क्या बोला कि पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स which will be confirmed by occurrence or non-occurrence of one or more future uncertain events. Got it? Okay, uncertain क्यों है वो? Because they are not wholly within the control of the entity, right? वो क्या था? Possible obligation. अब हम क्या बोल रहे हैं कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी हो सकता है कंटीजेंट लायबिलिटी। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, देखो हमारा जो लायबिलिटी था उसका डेफिनेशन क्या है, सिंपल, चलो ना आगे ही देख लेते हैं, इसमें मार्क करा देता हूँ, ठीक है। बेसिकली हमारा लायबिलिटी का डेफिनेशन क्या था, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स, राइट। तो जिसमें क्या था कि आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज होने वाला है, प्रोविजन है, लायबिलिटी को डिफाइन नहीं किया था। हाँ ये रहा, देखो ये क्या था डेफिनेशन, लायबिलिटी का था, ठीक है। तो उसने लायबिलिटी में देखो क्या बोला है, a present obligation of the entity to transfer an economic resource as a result of past events, ठीक है। तो हमें क्या माइंड करना है, ये तो लायबिलिटी का डेफिनेशन है, ठीक है, कि भी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जिसमें इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर करना पड़ेगा। और देखो लास्ट दूसरा लाइन क्या बोला, कैपेबल ऑफ बीइंग रिलायबली मेजर्ड, गॉट इट। यानी कि हमने क्या किया, एक तो हमने क्या बोला, ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स, और दूसरा क्या बोला, रिलायबली मेजर हो जाना चाहिए, ठीक है।
प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अब ये क्या है, लायबिलिटी का डेफिनेशन है। तो सर कंटिंजेंट लायबिलिटी का डेफिनेशन में हम क्या बोल रहे हैं, पहला तो हमने क्या दिया कि पॉसिबल ऑब्लिगेशन, जिसमें हमने क्या बोला कि जिसका अकरेंस और नॉन अकरेंस डिपेंड्स on one or more future uncertain events which are not wholly within the control of the entity। वो क्या था, पॉसिबल ऑब्लिगेशन। अब दूसरा डेफिनेशन वो ए पार्ट में था, और बी पार्ट में उसने क्या बोला कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी कंटिंजेंट लायबिलिटी हो सकता है। तो समझो लायबिलिटी के डेफिनेशन में प्रेजेंट ऑब्लिगेशन की क्या कंडीशंस थी। तो पहली वाली ये थी कि ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक सर्विस रिसोर्स, और दूसरा क्या है, रिलायबली मेजर्ड। तो क्या बोल रहा है, ये दोनों में से और करके कोई एक सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो वो कंटिंजेंट। यानी कि अगर आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स में क्या बोल दिया उसने कि नॉट प्रोबेबल, तो अभी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को हम क्या कर देंगे, कंटिंजेंट लायबिलिटी। और दूसरा उसने क्या बोला, रिलायबली मेजर्ड वाली कंडीशन, तो शायद रिलायबली मेजर नहीं हो पा रहा है। तो ये तो कंडीशन जो थी लायबिलिटी के डेफिनेशन में, लायबिलिटी सिंपल लायबिलिटी क्या था, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स जिसकी वजह से ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स होगा और हम रिलायबली मेजर कर सकते हैं उसको। उसने क्या बोला, कंटिंजेंट लायबिलिटी में प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो सकता है कब, या तो इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी कि नॉट प्रोबेबल, प्रोबेबल नहीं है, ये हो सकता है बट नॉट प्रोबेबल। और दूसरा क्या बोला कि हम रिलायबली मेजर नहीं कर पा रहे। गॉट इट। तो अभी हम कंटिंजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन में वापस आते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला उसने, पहला वाला तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन था, वो तो हम समझ सकते हैं कि पॉसिबल है इसलिए उसको हम कंटिंजेंट मान रहे हैं, प्रेजेंट लायबिलिटी नहीं मान रहे। इसमें इसने क्या बोला, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। तो उसने क्या किया, दोनों कंडीशन में से और लगा के एक एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ऐसा कर दिया। यहाँ पे देखो क्या बोला, नॉट प्रोबेबल कि भाई आउटफ्लो होगा, कि भाई जरूरी नहीं है, नॉट प्रोबेबल यानी कि हमारा पैसा जाएगा ऐसा बहुत अच्छा चांस नहीं है, ठीक है, नॉट प्रोबेबल। तो दूसरा क्या बोला कि भाई ऑब्लिगेशन को हम मेजर नहीं कर पा रहे सफिशिएंट रिलायबिलिटी के साथ। गॉट इट। तो जो डेफिनेशन थी लायबिलिटी की कि भाई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स और रिलायबल एस्टिमेट। तो उन्होंने क्या किया, या तो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स प्रोबेबल नहीं है या तो रिलायबल मेजर नहीं है। क्या है ये, क्या डेफिनेशन है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो उसने क्या बोला कि जब प्रोविजन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज इट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया, ठीक है। सर प्रोविजन कहाँ से आ गया इसमें, हाँ तो हम इसी सब चीज की बात कर रहे हैं। देखो प्रोविजन में क्या था, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, वही देखो, प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज और रिलायबल एस्टिमेट। यानी हर जगह यही चीज मिलेगी आपको, लायबिलिटी में, इसमें, उसमें, ठीक है। लायबिलिटी में क्या था, रिलायबल एस्टिमेट वो एक्चुअल अमाउंट का होता है, यहाँ पे क्या है, एस्टिमेट अमाउंट होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोविजन में अगर क्वालिफाई हो गया चीज तो हम क्या एंट्री करते हैं, मैंने आपको बताया ना, ऑडिट एक्सपेंस डेबिट टू ऑडिट प्रोविजन। लेकिन अगर कोई एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो उस प्रोविजन को हम क्या बोलेंगे, कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलेंगे। तो उसने क्या बोला कि अगर रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, डिस्क्लोज कर दो। समझे आप, जर्नल एंट्री पास होकर बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं होगा वो एक्सपेंस, लेकिन आपको बैलेंस शीट में, नोट्स में डिस्क्लोज करना है उसे, ठीक है। ये नोट्स में जो डिस्क्लोज करते हो क्या होता है, जस्ट अ डिस्क्लोजर, हमने कोई एंट्री पास नहीं की होती है, ठीक है। क्योंकि एंट्री पास करने के लिए आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वैलिडेशन चाहिए, ठीक है। जब जब कोई इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको अप्लाई हो रहा है, उसके हिसाब से अगर आपको एंट्री पास करने का ऑब्लिगेशन हो रहा है तभी आप एंट्री पास करोगे। तो अगर प्रोविजन, अगर वो उसमें से क्राइटेरिया स्पेसिफाई को नहीं फुलफिल कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कंटीजेंट लायबिलिटी। और कंटीजेंट लायबिलिटी को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते, हम क्या करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं। गॉट इट। एंट्री पास नहीं करते, नोट्स में डिस्क्लोज कर देते हैं। अब कंटीजेंट एसेट पढ़ते हैं। क्या बोला, पॉसिबल एसेट, पास्ट इवेंट्स कंफर्म कैसे होगा, अकरेंस, नॉन अकरेंस, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स, नॉट इन द कंट्रोल ऑफ एंटिटी। यानी कि सेम एज
कंटीजेंट लायबिलिटी। ठीक है, सिर्फ पॉसिबल ऑब्लिगेशन की जगह पॉसिबल असेट हो गया। अब अकाउंटिंग समझा रहा है, ठीक है, हमें तो इसमें इंटरेस्ट है, लेकिन जब तक हम उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे नहीं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, अब हमारा मेन काम आ रहा है कि भाई अकाउंटिंग कैसे करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट है। देखो ये प्रोवाइड क्या है और ये क्या है, रिकॉग्नाइज। प्रोवाइड, डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर, इग्नोर, इग्नोर, इग्नोर। आप समझे ये क्या लिखा है। प्रोवाइड और रिकॉग्नाइज क्या है, कोई खर्चा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको प्रोवाइड करते हैं, और इनकम है तो क्या होता है कि भाई रिकॉग्नाइज करो। यानी बेसिकली ये तो क्या हो रहा है, बुक में एंट्री हो रही है, बुक में एंट्री हो रही है। फिर दूसरा ऑप्शन उसने क्या बोला, डिस्क्लोजर, यानी कि कोई एंट्री नहीं कर रहे, लेकिन लेकिन नोट्स टू अकाउंट में हम बताएंगे कि भाई लेट से हमारा कोई केस चल रहा है ना, तो हम वहां पे एक नोट डाल देंगे, ठीक है, कि भाई हम पे 50 लाख का केस किया है एबीसी कंपनी ने, और शायद हमें वो केस हमारे अगेंस्ट जाए तो हमें पैसा चुकाना पड़े। क्या है, क्योंकि शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए, या फिर कोई आउटसाइडर आपका पब्लिक आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखती है तो उसे पता चलना चाहिए उसमें से कि भाई ये कंपनी, वैसे तो अगर हमारा कैश फ्लो लिख रहा है कि भाई 10 लाख का बैलेंस है, कोई लोन नहीं है, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन है कि शायद हमें 50 लाख देने पड़ जाए। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन। तो इस हिसाब से IAS 37 ने डिसाइड किए अलग अलग सिचुएशन कि कब आपको एक्सपेंस प्रोवाइड करना है, कब आपको इनकम रिकॉग्नाइज करनी है, कब आपको एंट्री, यानी ये जो केस में क्या होगा, एंट्री पास होगी। ठीक है, एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस डेबिट टू प्रोविजन, असेट होगा तो असेट डेबिट टू इनकम। गॉट इट। फिर जब डिस्क्लोजर होता है तो क्या होता है कि ये एंट्री पास नहीं करनी है, बट आप बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट में आप बता दो जो भी केस है आपका, कि भाई ये हमारा एसेट है, ये हमारा केस हमने किया है, हम शायद इतना जीत जाएंगे, या फिर किसी ने हम पे केस किया है, व्हाटएवर। आप स्टोरी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, ब्रीफ नरेशन में लिख देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डिस्क्लोज करना, डिस्क्लोज। और लास्ट उसने क्या बोला, इग्नोर। इग्नोर मतलब कि ना ही आपको बुक में एंट्री करनी है और ना ही कुछ डिस्क्लोज करना है। गॉट इट। चलो ये तीनों मैंने आपको समझा दिया कि भाई प्रोवाइड, रिकॉग्नाइज, डिस्क्लोज और इग्नोर क्या है। अब समझते हैं कि किसमें क्या करना है। ठीक है, तो जैसा हमने डिस्कस किया था ना, वो रिमोट, पॉसिबल, प्रोबेबल, वर्चुअली, अनसर्टेन। ठीक है, प्रोवाइड और रिकॉग्नाइज यानी बुक में एंट्री पास करनी है, ठीक है, इनकम या एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है। और डिस्क्लोज यानी ऐसा कुछ रिकॉग्नाइज नहीं करना है, पर नोट्स में डिस्क्लोज कर देना है कि भाई ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हमारा चल रहा है। ठीक है, और लास्ट में क्या बोला, इग्नोर, यानी ना ही डिस्क्लोज करना है ना ही प्रोवाइड। तो सबसे पहले अगर किसी चीज की होने की संभावना क्या है, रिमोट, यानी कि दूर दूर तक चांस नहीं है। ठीक है, हाँ इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत दूर दूर तक चांस नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, रिमोट। तो दोनों कंटिंजेंट लायबिलिटीज और असेट दोनों ही इग्नोर होगा। यानी कि अगर क्वेश्चन में आपको रिमोट पॉसिबल दिखता है, रिमोट पॉसिबिलिटी दिखती है, तो क्या करोगे, इग्नोर। ओके। दूसरा क्या आया, रिमोट यानी क्या है, 0 to 5% जैसा चांस है। पॉसिबल यानी काइंड ऑफ 50-50 सिचुएशन, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब हम पता है प्रूडेंस का फॉर्मूला फॉलो करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इनकम हम तभी रिकॉग्नाइज करते हैं जब वी आर वर्चुअली सर्टेन। लेकिन एक्सपेंस में क्या है, वर्ड क्या है यहाँ पे, वर्चुअली सर्टेन, यानी कि ऑलमोस्ट सर्टेन। व्हाट इट। और यहाँ पे एक्सपेंस में क्या करता है कि रीजनेबल, रीजनेबली हमें ऐसा लग रहा है कि ये पे करना पड़ सकता है, रीजनेबल। ठीक है, डिफरेंस है दोनों में। रीजनेबल यानी क्या होता है कि हाँ लग रहा है शायद पैसा देना पड़े, और वर्चुअली यानी क्या होता है, 100% श्योर। ठीक है, मैं क्यों समझा रहा हूँ ये आपको, ये इसलिए कि देखो ये दोनों के ट्रीटमेंट डिफर हो जाएंगे यहाँ पे। कंटिंजेंट लायबिलिटीज में अगर पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, सी फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स, क्या है पॉसिबल, यानी कि 50-50, तो उसमें हम ना असेट यानी जो इनकम वाली चीज है ना, उसे तो इग्नोर करेंगे। इग्नोर करेंगे यानी ना ही डिस्क्लोज करेंगे ना ही बुक्स में एंट्री करेंगे। ठीक है, लेकिन पॉसिबल अगर वो लायबिलिटी है, यानी कि हमारे खर्चे वाली साइड है, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा डिस्क्लोजर नोट कर देंगे। ठीक है, यू गॉट इट। चलो अब आया प्रोबेबल, यानी कि 75 से 95 जैसा चांस गिनते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबल आउटफ्लो, प्रोबेबल आउटफ्लो, तो देखो यहाँ पे ये याद रखना, जैसे ही प्रोबेबल आएगा ना, तो क्या करना है, कंटीजेंट लायबिलिटी से उसको प्रोवाइड करेगा।
पॉसिबल में क्या कर रहा है, वो डिस्क्लोज कर रहा है, ठीक है। लेकिन प्रोबेबल में कंटिंजेंट एसेट कहाँ पहुंचा, देखो कंटिंजेंट एसेट एक स्टेप पीछे चल रहा है, ठीक है। जब यहाँ पे डिस्क्लोज हो रहा है तो वहां इग्नोर हो रहा है। और यहाँ पे देखो प्रोबेबल वाला स्टेज आएगा ना, तो लाइबिलिटीज में हम प्रोवाइड कर देते, लेकिन ये एक स्टेप पीछे चल रहा है। क्या करेगा, बस डिस्क्लोजर करेगा, कंटिंजेंट एसेट बस डिस्क्लोजर करेगा जब प्रोबेबल है, प्रोबेबल है, गॉट इट। और लास्ट एकदम फाइनल केस क्या है, वर्चुअली सर्टेन, यानी कि ऑलमोस्ट 99.99999%, गॉट इट। ऑलमोस्ट सर्टेन है आप कि भाई ऐसा होने वाला ही है। अगर पैसे आने की बात है तो आने वाला ही है, और जाने की बात है तो जाने वाला ही है। तो ऐसे सिचुएशन में अभी अगर 99.99% आप पहुंच गए, क्या 99.999% पहुंच गए हो आप, तो ठीक है, लायबिलिटी भी प्रोवाइड कर दो, असेट भी रिकॉग्नाइज कर लो। यानी कि देखो असेट कब रिकॉग्नाइज होगा, एक ही सिचुएशन में, कब, यू आर वर्चुअली सर्टेन, गॉट इट। प्रोबेबल में क्या करोगे, डिस्क्लोज, और पॉसिबल और रिमोट दोनों में इग्नोर करोगे, राइट। और देखो कंटिंजेंट लायबिलिटीज, तो प्रोबेबल होगा तो भी रिकॉग्नाइज कर दोगे, वर्चुअली सर्टेन तो ऑब्वियसली करोगे, और पॉसिबल में क्या करोगे, डिस्क्लोजर करके छोड़ दोगे पॉसिबल में, ठीक है, 50-50। और रिमोट वाला तो ऑब्वियसली इग्नोर करना है, ठीक है। तो रिमोट में दोनों ही इग्नोर करेंगे। ठीक है, वो परसेंटेज दिए हुए, लेकिन खाली इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। ऐसा कोई लॉ ऑफ लैंड नहीं है कि उसने अगर पॉसिबल बोला था यानी इतना ही होगा, ठीक है। यानी लेस देन 5, 5 to 50 बोला इसने, 51 to 95 और 95 से ज्यादा है यानी वर्चुअल सर्टेन। एक आइडिया के लिए, ठीक है, ये क्यों दिए परसेंटेज, एक आइडिया के लिए कि आपको लॉजिक सेट हो कि क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या था, रिमोट में तो हम दोनों में इग्नोर करते थे, पॉसिबल में क्या करते हैं, लायबिलिटी में डिस्क्लोजर कर देते हैं और असेट में इग्नोर कर देते हैं। प्रोबेबल में यहाँ प्रोवाइड कर देंगे और यहाँ डिस्क्लोज करेंगे असेट में, और वर्चुअली सर्टेन में दोनों में ही बुक्स में एंट्री होती है, गॉट इट। यानी कि असेट तो सिर्फ एक ही कंडीशन में रिकॉग्नाइज होगा, कब, जब वर्चुअली सर्टेन हो। प्रोबेबल में क्या करते हैं हम, डिस्क्लोज, और बाकी दोनों केस में इग्नोर। इलस्ट्रेशन 2, a retail store has a policy of refunding purchases by dissatisfied। भाई कोई अगर नाराज है कस्टमर, तो उसका प्रोडक्ट हम ले लेंगे और पैसा वापस कर देंगे, रिफंड कर देंगे, ठीक है। इवन दो इट इज अंडर नो लीगल ऑब्लिगेशन, क्या है, उसको लीगली ऐसा करने की कोई किसी ने बाहेदारी नहीं है, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है ऐसा कुछ करने की, ठीक है। कोई उसको फोर्स भी नहीं कर सकता है, लेकिन उसका प्रैक्टिस ऐसा है कि अगर किसी को लगा कि भाई नहीं, मना वस्तु नहीं गई, तो क्या, रिफंड, रिफंड, ओके। इट्स अ पॉलिसी ऑफ मेकिंग रिफंड इज पब्लिश्ड इन स्टोर एंड इन एडवर्टाइजमेंट। अभी वो एड में दे भी रहा है कि भाई रिफंड कर दूंगा मैं, ठीक है। ईयर एंड क्या बोला, 31 December 16। शुड a provision be recognized for the goods sold before the year end। ये क्या बोल रहा है कि ये साल के पहले जितने भी गुड्स एंड की सेल की हमें, उसमें कोई भी रिलायबल एस्टिमेट निकाल के क्या हमें कुछ करना चाहिए, प्रोविजन बनाना चाहिए। ये खेल किस पे रहा है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन पे ये साउंड रिवॉल्व हो रहा है, राइट, यू गेटिंग इट। सो द पॉलिसी इज वेल नोन। हमने क्या बोला था, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन में क्या होता है कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, ठीक है, दैट इज द स्टैंडर्ड लाइन फॉर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, और हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, कस्टमर के माइंड में एक वैलिड एक्सपेक्टेशन रह जाता है, ठीक है। तो क्या बोला, द पॉलिसी इज अ वेल नोन एंड क्रिएट्स अ वैलिड एक्सपेक्टेशन कि भाई स्टोर रिफंड दे देता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। तो कुछ ना कुछ रिफंड तो करना पड़ेगा, पूरे साल में कोई तो डिससेटिस्फाई होगा ही होगा। रिलायबली मेजर करो एक्सपेक्टेड वैल्यू या ऐसे कोई भी स्टैटिस्टिकल फार्मूला यूज करके, ठीक है। तो क्या बोला, a provision is required and a reliable estimate should be made। क्यों, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हो गया ना, और हमारे ऑब्लिगेशन के डेफिनेशन में क्या है, लीगल और कंस्ट्रक्टिव दोनों इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और देखो प्रोबेबल कैसे हो गया, क्योंकि देखो आप पूरे साल में अगर 100% आपका सेल है, उसमें से कोई एक बंदा तो ऐसा होगा ही ना जो डिससेटिस्फाई होगा।
तो देयर इज अ प्रोबेबल चांस कि भाई हमको कुछ ना कुछ रिफंड करना पड़े, ठीक है, और उसका एस्टिमेट करेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऐसा कुछ यूज करके। तो उसने क्या बोला कि प्रोविजन इज रिक्वायर्ड। बेसिकली ये किस पे बेस था, नो लीगल ऑब्लिगेशन, और उसने क्या बोला कि पॉलिसी है उसकी एड में छपी हुई है, स्टोर में छपी हुई है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन के अराउंड हमारा सम था। चलो ये चैप्टर का लास्ट है, ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1, एक ही टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग दिया हुआ इस चैप्टर में, तो पढ़ते हैं। The draft financial statements of Madras and entities for the year ended 31st December 16 are currently under review। यानी कि इसके हम ट्रांजैक्शन का रिव्यू करके सोच रहे हैं कि भाई क्या करना चाहिए। चलो लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है, स्टेट विथ रीजंस व्हाट एडजस्टमेंट शुड बी मेड। यानी कि हमें क्या करना है, प्रोवाइड, रिकॉग्नाइज, डिस्क्लोज, हाइड और इग्नोर, ठीक है, वो सब पूछा हुआ है, ठीक है। पहला पढ़ते हैं, एन एक्स एम्प्लॉय, एक्स एम्प्लॉय यानी कि उसने जॉब छोड़ दी, उसने स्टार्टेड एन एक्शन, क्यों, रॉन्गफुल डिस्पोजल, कि भाई मुझे निकाला वो गलत। Entity's legal term have stated the ex-employee is not likely to succeed। क्या बोला, not likely to succeed। और एक एस्टिमेट दिए, लीगल कॉस्ट incurred whether the claim is successful or not। क्या बोला कि आपका क्लेम सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल, कुछ कॉस्ट ऐसी होती है कि आपके ऊपर केस हुआ तो आपको इनकर करनी है, ठीक है। देखिए ये सब में हमारा लॉजिक और हमारा कंक्लूजन किस पे बेस होगा कि भाई क्या है सिचुएशन, क्या है, पॉसिबल है, रिमोट है, प्रोबेबल है, कि भाई वर्चुअली सर्टेन है, ठीक है। ये चार पे बेस रहता है हमारा, राइट। अभी यहाँ पे देखो लीगल कॉस्ट जो 5,000 की है उसमें वो क्या बोल रहा है, भाई आपका क्लेम सक्सेसफुल हो या ना हो आपको $5,000 देने ही है। भाई अगर हमारा सक्सेसफुल क्लेम हो या ना हो हमें 5,000 देना ही है, तो ऑब्वियसली ये तो हमारा एक्सपेंस हो ही गया, यू हैव टू प्रोवाइड फॉर इट। जब मैं बोलता हूँ प्रोवाइड यानी बुक में एंट्री होगी, एक्सपेंस बुक होगा, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ डिस्क्लोजर तो क्या है, कोई एंट्री पास नहीं होगी, बस बैलेंस शीट में एक डिस्क्लोजर नोट देंगे हम। और जब मैं बोलता हूँ इग्नोर तो ये दोनों ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, प्रोवाइड यानी ये एक्सपेंस हम प्रोवाइड कर देंगे। सेटलमेंट ऑफ क्लेम इफ सक्सेसफुल, इफ सक्सेसफुल यानी कि अगर सामने वाला बंदा जो हमारा एम्प्लॉय है वो जीत जाता है तो हमें $15,000 देने पड़ेंगे। अब ये बोल रहा है कि उसका क्या करें, तो देखो उसने क्या बोला है, नॉट लाइकली टू सक्सीड, यानी कि ये क्या हो गया, आप रिमोट ले सकते हो कि भाई रिमोट चांसेस है कि भाई ये हो सकता है, ठीक है। नहीं रिमोट नहीं लोगे, नॉट लाइक रिमोट को आप जनरली वो रिमोट लिखेगा ना तो ही लोगे। देखो ये क्वेश्चंस में आप क्या करोगे कि देखोगे उसने क्या प्रोबेबल दिया है, प्रोबेबल दिया है तो हम एंट्री बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, डिस्क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या बोला, नॉट लाइकली टू सक्सीड, नॉट लाइकली टू सक्सीड यानी कि क्या है, प्रोबेबल नहीं है, ठीक है। तो नॉट प्रोबेबल तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। रिमोट वाला है ना, आपको उसके सेंटेंस से ही पता चल जाएगा, ठीक है। ये नॉट लाइकली को आप क्या करोगे, बेसिकली आप जब भी आपको लायबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखना है ना तो आप यही देखोगे कि क्या ये प्रोबेबल है या नहीं। अगर प्रोबेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। मद्रास एज अ पॉलिसी ऑफ रिफंडिंग, ये अभी आगे जो इलस्ट्रेशन था वही उसने रिपीट किया है, देखो रिफंडिंग नो ऑब्लिगेशन, लेकिन जनरली नॉन पे एस्टिमेट किया है कि 4,800 का रिटर्न होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन की वजह से ये क्या हो जाएगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको, राइट। आगे इलस्ट्रेशन भी किया था हमने। चलो लास्ट, यानी कि 4,800 का प्रोविजन करना पड़ेगा, राइट। तो प्रोविजन करते तो क्या करते हैं, एक्सपेंस डेबिट करते हो, प्रोविजन क्रेडिट करते हैं। लास्ट, a customer has made a claim against Madras for injury suffered। कैसे हुई इंजरी, हमारे से लेकर उसने जो परचेस किया वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव था और उसको यूज करने की वजह से उसको इंजरी हुई। लीगल एडवाइजर्स ने क्या बोला कि मद्रास विल प्रोबेबली हैव टू पे फाइनेंशियल कंपेंसेशन। चलो यहाँ पे फोकस करो, इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। लीगल टीम क्या बोल रही है
मद्रास विल प्रोबेबली हैव टू पे। देखो क्या वर्ड है, विल प्रोबेबली हैव टू पे। क्या हुआ यहाँ पे, हमने कोई चीज कस्टमर को बेची और वो कस्टमर क्या बोल रहा है कि आपने सही चीज नहीं बेची, और जो सही चीज नहीं बेची, डिफेक्टिव प्रोडक्ट बेची, वो मैंने यूज की, उसकी वजह से मुझे जो इंजरी हुई उसका मैं कॉम्पेंसेशन की तरह $1 लाख मांग रहा हूं। और हमारी लीगल टीम क्या बोल रही है कि भाई शायद हमको देना ही पड़ेगा, विल प्रोबेबली हैव टू पे। दैट्स द सिचुएशन किसमें है, लायबिलिटी में। अभी मद्रास वाला क्या करेगा, अभी मद्रास तो क्या है, उसने भी किसी से खरीदा था, ठीक है। तो मद्रास क्या बोल रहा है, हमने काउंटर क्लेम कर दिया अगेंस्ट सप्लायर, सप्लायर के अगेंस्ट हमने क्लेम कर दिया। देखो काउंटर क्लेम अगेंस्ट सप्लायर and believes it is probable that its claim against the supplier will be successful। यानी कि दोनों ही केस में क्या है फ्रेंड्स, जाग रहे हो ना, दोनों ही केस में प्रोबेबल है। गॉट इट। हमने कस्टमर को बेचा और वो भी प्रोबेबल है कि हमें वो पैसा देना पड़ेगा, और हमने सेम केस फिर हमारे सप्लायर पे कर दिया, भाई तूने हमको क्यों डिफेक्टिव बेचा। तो दोनों में प्रोबेबल है। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि पहले ये जो कंटिंजेंट लायबिलिटी है उसमें क्या करेंगे, आंसर लिख दो वन वर्ड में। क्या लिखोगे, प्रोवाइड, डिस्क्लोजर, इग्नोर, ये तीनों में से एक चीज जो भी आंसर आपको लग रहा है वो। ब्रज इज सेलिंग प्रोवाइड। चलो ओम अमन क्विकली। प्रोवाइड क्या, ओम इज आल्सो सेइंग प्रोवाइड, क्योंकि प्रोबेबल है। उसी तरह से कंटिंजेंट एसेट, बोलो उसमें क्या करेंगे, डिस्क्लोज, डिस्क्लोज। ठीक है, यू गॉट द पॉइंट। हमारे जो स्टैंडर्ड्स है ना वो दोनों के लिए सेम नहीं है, ठीक है। हम भेदभाव करते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी को हम तब प्रोवाइड कर देते जब वो प्रोबेबल हो, ठीक है। लेकिन असेट को हम क्या करते तब, सिर्फ डिस्क्लोज करते हैं। असेट सिर्फ वर्चुअली सर्टेन हो तब ही हम बुक्स में रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। गॉट इट। बस इतना ही पॉइंट था, ये सब तो आपको पता ही है। इंक्रीज इन प्रोविजन है तो ऑब्वियसली एक्सपेंस डेबिट होगा और प्रोविजन क्रेडिट होगा, प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है। और अगर किसी प्रोविजन में डिक्रीज हो रहा है तो प्रोविजन को डेबिट करेंगे क्योंकि उसका क्रेडिट बैलेंस है, और एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे, बेसिकली इट्स काइंड ऑफ इनकम। लेकिन क्योंकि हम एक्सपेंस को रिड्यूस कर रहे हैं तो हम एक्सपेंस को क्रेडिट कर रहे हैं। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कुछ कह नहीं सकते, कहीं भी सेट करके पूछ सकते हैं। यानी हर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो होता है ना उसमें कुछ ना कुछ वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रहती है, वो लोग एएस के लास्ट में आपको देते हैं। ट्राई करना है आपको कितना याद रहता है, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि रिक्वायरमेंट है कि प्रोवाइड तो लायबिलिटी इज रिफ्लेक्टेड। यानी कि क्या है कि आईएएस के हिसाब से अगर ऐसा जजमेंट आता है कि यू शुड प्रोवाइड, तो आपकी एंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखनी चाहिए। द मूवमेंट इन दिस प्रोविजन, अभी देखो प्रोविजन क्या है, एक एस्टिमेट है, ठीक है। हम सोचते हैं कि ये एक्सपेंस रिलायबल एस्टिमेट किया हमने, क्या कि भाई लेट्स से 1,05,000 होगा। अभी नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, कोई चेंजेस की वजह से अब हमें ऐसा लग रहा है कि इसका हमें 1.5 लाख देना पड़ेगा। तो ये जो चेंजेस होता है उसे क्या बोलते हैं, मूवमेंट। तो वो क्या बोल रहा है कि ये सारे मूवमेंट भी आपको रिकॉर्ड करने हैं। ऑब्वियसली डेफिनेशन क्या था कि प्रोविजन को हम कब एस्टिमेट करते हैं, जब हमारा वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रोबेबल आउटफ्लो, रिलायबल एस्टिमेट वो सब हो गया तो हमने प्रोविजन रिकॉग्नाइज कर दिया। अब इसी प्रोविजन में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको क्या डिस्क्लोज करेंगे, नहीं, उसको भी क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर देना है, ठीक है। तो वही वो बोल रहा है। और जब डिस्क्लोजर किया होता है तो क्या क्या डिस्क्लोज करोगे, कि नेचर ऑफ कंटिंजेंसी, अनसर्टेन फैक्टर्स और एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट, ठीक है। डिस्क्लोजर में आपको क्या करना है, कंटिंजेंसी यानी हमारा जो डेफिनेशन है कि भी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो किस तरह है तो उसके बारे में कुछ बताएंगे, ठीक है, कि नेचर ऑफ कंटिंजेंसी। फिर क्या लिखा, अनसर्टेन फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये अनसर्टेनिटी है, ठीक है, कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी हो रही है।
तो उसको भी डिस्क्लोज करेंगे, और एक एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट, ठीक है। डिस्क्लोज कर दिया तो ऐसा नहीं कि छूट रहे, क्या करना है, किसी भी डिस्क्लोजर में आपको, देखो हम जब प्रोवाइड करते हैं तब तो हम एक अमाउंट डिस्क्लोज कर देते हैं बैलेंस शीट में, तो जब डिस्क्लोज कर रहे हैं, ये तो देखो हमारी एंट्री पास हो जाती है किसी न किसी अमाउंट से जो एस्टिमेट किया होता है, ये क्या था, प्रोविजन, प्रोवाइड करते हैं तब, बुक्स में रिकॉग्नाइज करते हैं तब। जब हम डिस्क्लोज कर रहे हैं ना, ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये आपके हर एक आईएएस में आएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जब भी आप डिस्क्लोजर करते हो ना, जब भी आप डिस्क्लोज करते हो ना, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, वो क्या बोलेगा आपको कि ये जो चीज है उसका फाइनेंशियल इफेक्ट क्या आ सकता है। बेसिकली क्या है, अगर हम किसी कोर्ट केस की बात कर रहे हैं तो आपको लिखना है, क्या लिखोगे कि अगर हम हार जाएंगे तो 15 लाख देने पड़ेंगे, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इफेक्ट, ठीक है। और दूसरा क्या बोला, और कभी कभार क्या होता है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू डिसाइड कि कितना हमारा लायबिलिटी होगा, तो उसके लिए उन लोगों ने प्रैक्टिकल एक सॉल्यूशन दिया है। क्या, या तो आप मुझे बताओ कि भाई कितने रुपए का फाइनेंशियल इफेक्ट क्या है, या फिर आप उसमें एक स्टेटमेंट लिखो कि एस्टिमेट नहीं कर सकते, ठीक है। ये वाला जो लाइन है वो स्टैंडर्ड लाइन है, याद कर लेना, बहुत सारे आईएएस में आएगा, अभी आएगा, आगे आपके एडवांस लेवल एफआर में भी आएगा, ठीक है। ये डिस्क्लोजर का रूल है, कोई भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नीचे डिस्क्लोजर होता है तो उसमें ये जरूरी हो जाता है। क्या जरूरी हो जाता है सर, देखो डिस्क्लोजर किया तो ऐसा नहीं कि हमने एक लाइन लिख के छूट गए, बेसिकली तो यही हुआ ना कि भाई जिसमें प्रोबेबल था सिचुएशन उसमें तो हमने अमाउंट रिकॉर्ड की, राइट। 1 लाख का खर्चा है, 1.5 लाख का है। फिर डिस्क्लोजर में ऐसा नहीं कि आप एक लाइन लिख के छूट गए कि भाई केस है पर डाउटफुल है, ऐसा नहीं। अगर लीगल केस चल रहा है तो आप फाइनेंशियल इफेक्ट उसकी डिस्क्लोज करोगे कि भाई 1 लाख का लॉस हो सकता है, 10 लाख का लॉस हो सकता है, ठीक है। पर अगर ये एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं है तो नहीं करोगे, ऐसा नहीं। आपको एक स्टेटमेंट देना है कि हमने कोशिश की बट इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द एस्टिमेट या डिटरमाइन द फाइनेंशियल इफेक्ट। आपको ऐसा रिटर्न स्टेटमेंट देना है वो नोट में, ठीक है, कि हम नहीं कर पा रहे एस्टिमेट। मैं क्यों इस पे स्ट्रेस कर रहा हूँ, ये बहुत सारे आईएएस में आएगा आपके, ठीक है। जो जो आईएएस में डिस्क्लोजर होते हैं ना, वो सब में ये एप्लीकेबल होगा। ये जनरल रूल है कि यू हैव टू डिस्क्लोज अ फाइनेंशियल इफेक्ट, एंड इफ यू आर अनेबल टू डू दैट देन मेक अ स्टेटमेंट दैट एस्टिमेशन कैन नॉट बी मेड, ठीक है। चैप्टर ओवर। एग्जाम किट कितना है इसमें, 182, 86, 91, यानी 20 जैसे 18 जैसे क्वेश्चन है। टाइम भी हो गया है, नहीं कोई बात नहीं, कल करेंगे एग्जाम किट। उसके बाद का चैप्टर बहुत छोटा है, ये कैपिटल वाला, शायद उसको भी हम ऑलमोस्ट आधा कवर कर लेंगे कल। तो आज हमने क्या कंप्लीट किया, प्रोविजन एंड कंटिजेंसी का स्टडी किट देख लिया हमने। बेसिकली उसमें बहुत सारा थियरीज था पर वो याद करना जरूरी है, क्यों, क्योंकि ऐसे सारे क्वेश्चंस आएंगे तो अब आप उसी के हिसाब से डिसाइड कर पाओगे, ठीक है। देखो एक देख लेते हैं। रिटेल आउटलेट हैज अ पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग रिफंड्स ओवर एंड अबव स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। ओवर एंड अबव क्या बोला उसने, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, यानी कि हमारा कोई रिक्वायरमेंट है नहीं लेकिन ये वेल एस्टेब्लिश्ड पॉलिसी है एंड कस्टमर ऐसा यूज कर रहे हैं। देखो ये किसकी बात हो रही है, कौन से चीज की बात हो रही है, कौन सा ऑब्लिगेशन, कंस्ट्रक्टिव। अगर ये थियरी आपने पढ़ी नहीं होती तो क्या होता है, ये आपको आएगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, थियरी सही से कवर किया। आपको उस थियरीज में सारे वर्ड्स याद रखने जरूरी है, प्रेजेंट, पॉसिबल, प्रोबेबल, रिमोट, ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट, पास्ट इवेंट्स, ठीक है, क्योंकि उसी के बेस पे आपका आंसर डिसाइड होगा। द कस्टमर हैज मेड अ लीगल क्लेम दैट faulty goods sold to them caused damage। एंटिटी लॉयर ने क्या बोला, विल पॉसिबली सक्सेड। देखो अभी ये आप ऐसे ही देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा प्रोवाइड कर देते, लेकिन देखो हमने क्या बोला था, पॉसिबल ऑब्लिगेशन में हम क्या करेंगे, लायबिलिटी में डिस्क्लोज करते हैं, ठीक है। असेट में तो इग्नोर ही करेंगे, और कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या करते, जस्ट डिस्क्लोज, ठीक है। यू गॉट इट।
तो ये सब चीज अगर जब तक आपका थियरी पक्का नहीं होगा तो आप नहीं पहुंच पाओगे कंक्लूजन में, ठीक है। एनीवेज आज का सेशन यहाँ एंड करते हैं, कल रेगुलर टाइम पे स्टार्ट करेंगे 6 to 7:15, ओके। चलो पढ़ते रहो, बाय, कल मिलते हैं।